Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. शुरू करते हैं आज का सेशन. आज की पहली टॉपिक है पृथ्वी 2 मिसाइल. रिसेंटली ट्रेनिंग और ट्रायल पर्पस के लिए पृथ्वी 2 मिसाइल को उड़ीसा के चंडीपुर से लॉन्च किया गया. बैकग्राउंड समझते हैं. 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. द एम वॉज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट डेविल. इसी प्रोजेक्ट के अंदर पृथ्वी मिसाइल को डेवलप किया जाने लगा इन द लेट 1980s. दिस मीन्स पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो प्रोजेक्ट डेविल के अंदर जब पृथ्वी मिसाइल्स बनने लगे तो इसकी कई सारे वेरिएंट्स भी आने लगे. इन वेरिएंट मिसाइल्स को यूज किया जाने लगा बाय इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी. It's important to note one thing over here that the Prithvi missiles are surface to surface short range ballistic missile. Surface to surface missile यानी ऐसे मिसाइल जिन्हें लॉन्च किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड और सी, और टारगेट जो होता है वो भी लैंड या सी में ही होता है. ये मिसाइल्स हैंड हेल्ड भी हो सकती है, व्हीकल माउंटेड भी हो सकती है, किसी व्हीकल के ऊपर उसको माउंट करके लॉन्च करना, किसी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन या किसी शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है. तो सारी ही ये सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स में आती हैं. बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है और टारगेट तक वॉर हेड्स को डिलीवर करती है. वॉर हेड्स मतलब किसी भी मिसाइल टॉर्पीडो के जो एकदम एंड में, फ्रंट एंड में जो एक्सप्लोसिव पोर्शन होता है उसी को कहते हैं वॉरहेड. तो पृथ्वी मिसाइल्स जो है ये सर्फेस टू सर्फेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिन्हें डेवलप किया गया है बाय DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DRDO ने इसे डेवलप किया है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इट इज डिप्लॉयड बाय इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. अब आते हैं वेरिएंट्स पे. पृथ्वी की जो वेरिएंट्स है उसमें सबसे पहले है पृथ्वी 1. ये आर्मी वर्जन है. रेंज है 150 किलोमीटर्स का और ये 1000 kg के पेलोड को कैरी कर पाती हैं. मिसाइल्स और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है इसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आर्टिकल को अपलोड किया है. IS ज्ञान ब्लॉग्स में आपको वो मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ये चेक कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द वेरिएंट्स ऑफ मिसाइल्स. पृथ्वी 2 जो है ये एयरफोर्स वर्जन है. इसकी जो रेंज है 350 किलोमीटर्स तक की है और पेलोड कैपेसिटी जो है वो 500 kgs की है. और पृथ्वी 3 जो है ये नेवल वर्जन है. 350 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है और पेलोड कैपेसिटी 1000 kgs की है. तो हम इस आर्टिकल में पृथ्वी 2 की बात करेंगे क्योंकि अभी इसी की एक पृथ्वी 2 मिसाइल को ही ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया था. तो पृथ्वी 2 जो है दिस इज द सिंगल स्टेज मिसाइल दैट फॉल्स अंडर द लिक्विड फ्यूलिंग कैटेगरी. मतलब पृथ्वी 2 में जो फ्यूल है वो सिर्फ एक स्टेज में ही लगता है और ये लिक्विड फ्यूल है. हमने पहले देखा था कि मिसाइल में डिफरेंट जो स्टेजेस हैं और डिफरेंट जो फ्यूल लगते हैं एक ही मिसाइल में, उसकी क्या वेरियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हमने डिस्कस किया था. पृथ्वी 2 को भी DRDO ने ही डेवलप किया था. इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स. तो 3 जो पृथ्वी मिसाइल्स हैं इंडिया में, पहली पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर्स रेंज, पृथ्वी 2 की 250 और पृथ्वी 3 की 350 किलोमीटर्स रेंज है. पृथ्वी मिसाइल इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल. प्योरली इंडिया में ही बनाया गया है, बाहर से भी इसके लिए इंपोर्ट नहीं किया गया है बाय द DRDO, एंड इट इज as discussed before under the flagship of the integrated guided missile development program. थोड़ी देर पहले डिस्कशन के वक्त मैंने गलती से बोल दिया था कि पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज जो है वो 350 किलोमीटर्स है. नहीं, वो 250 है. सो पृथ्वी 1 150, देन 250, देन पृथ्वी 3 350. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डैम सेफ्टी एक्ट 2021. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के ऊपर एक नेशनल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया.
टू बी स्पेसिफिक, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसी ने नेशनल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव है कि सभी को सेंसिटाइज करना अबाउट द डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ताकि पूरे देश में डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो गवर्नेंस है ये प्रमोट हो सके। एट प्रेजेंट इंडिया में 5200 से भी ज़्यादा लार्ज डैम्स हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन जो डैम्स है वो अराउंड 450 है। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स है इंडिया में, और सेकंड पोजीशन पे है मध्य प्रदेश, थर्ड में है गुजरात। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एनुअली इंडिया में डैम्स जो हैं वो अराउंड 300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं। इतनी सारी डैम्स होने के बावजूद कई सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल 80% से भी ज़्यादा डैम्स जो हैं वो एज कर रहे हैं, उनकी एज हो चुकी है 25 ईयर्स से ज़्यादा, और 227 डैम्स की एज 100 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो जितना एज होगा उनमें उतनी वीकनेस आती जाएगी, उनके ऑपरेशंस में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए इन सब को देखते हुए डैम सेफ्टी एक्ट को लाया गया इन द ईयर 2021। इस एक्ट को लाने का मेन मकसद है एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना, ताकि देश में डिफरेंट जो डैम्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सर्वेलेंस हो सके, इंस्पेक्शन हो सके, उनकी ऑपरेशन में कोई दिक्कतें ना आए, इसको संज्ञान में रखा जा सके और प्रॉपर वे में उनकी मेंटेनेंस हो सके। नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट के तहत 2 नेशनल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एक है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, दूसरा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। उसी के साथ 2 स्टेट बॉडीज को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एक है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, दूसरा है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 जो स्टेट लेवल बॉडीज हैं यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डैम्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। जो भी स्टेट हैं उनकी जो कमिटीज हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, वही रिस्पॉन्सिबल होंगी। वही अगर हम नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी की बात करें तो इसका काम होगा टू डेवलप पॉलिसीज एंड रेकमेंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में जो डैम्स हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, ये सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि डैम्स सुरक्षित रहे, प्रॉपरली वो मेंटेन रहे, इसकी जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्हीं को बनाएंगे, इन्हीं को फ्रेम करेंगी नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। वही अगर हम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की बात करें तो ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी द्वारा बनाएगी जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। डैम्स और रिवर्स को लेके हम देखते ही हैं कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। तो अगर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्टेट की इसके साथ किसी दूसरे स्टेट की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो इन दैट केस ऑल्सो ये जो बॉडी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, यही 2 स्टेट के स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर कोई इश्यूज, डिस्प्यूट्स निकलते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करेगी। डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है अगर उनको ब्रीच किया गया तो इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अप टू 2 years, या फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो एक्ट है दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द डैम्स। मतलब अगर कोई इंटर या इंट्रा स्टेट रिवर के ऊपर डैम है जो 2 स्टेट में शेयर होती है तो इन दैट केस ऑल्सो ये एक्ट जो है उस डैम के ऊपर अप्लाई होगी। इस एक्ट के तहत डैम के जो ओनर है वो ही लायबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ द डैम। इसके लिए डैम के ओनर को एक डैम सेफ्टी यूनिट को प्रोवाइड करना पड़ेगा हर एक अपने डैम के लिए। ये डैम सेफ्टी यूनिट जो है ये डैम्स को इंस्पेक्ट करेगी बिफोर एंड आफ्टर द मॉनसून सीजन। इसके अलावा अगर अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है या कोई डिस्ट्रेस है, इन दैट केस ऑल्सो वो इंस्पेक्ट करेगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए अर्थक्वेक या फ्लड तो उस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करें, इसके लिए ये डैम सेफ्टी यूनिट इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रिपेयर करेगी, रिस्क असेसमेंट स्टडीज को रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट करेगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन को भी प्रिपेयर करेगी। इस मैप में इंडिया में जो डिफरेंट डैम्स हैं उन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हीराकुड डैम, महानदी। सिमिलरली तेहरी डैम
भागीरथी के ऊपर। तहरी डैम जो है ये इंडिया की हाईएस्ट डैम है। यहाँ पे देख सकते हैं भाखड़ा नंगल डैम, ये जो है सतलज रिवर के ऊपर है और ये इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट डैम है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डैम्स इस मैप पे आप काइंडली देख लीजिएगा, इन्हें मार्क कर लीजिएगा। अगली टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। रिसेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। जो कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक कई बार पहुंच नहीं पाती, क्योंकि अगर लोन लेना है, लोन अवेल करना है तो कोलैटरल देना पड़ता है। इसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए कई सारी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होती है नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक्स में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक नए बैंक को स्टार्ट किया गया, एक सिस्टम को जिसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इन बैंक्स को बनाया गया। ये जो बैंक्स है दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं या MSME दैट इज माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको जब लोन चाहिए तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो काम करने वाले लोग हैं, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, फार्मर्स हैं, वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इन्हें लाइसेंस दिया गया है अंडर सेक्शन 22। ऑल्सो दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिपॉजिटर्स जो हैं वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स में कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स रख सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स जो है हमें पता है ये शॉर्ट टर्म मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसे कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधारी में लेने के लिए फ्रॉम द मार्केट ये इशू करते हैं एज प्रॉमिसरी नोट। तो कमर्शियल पेपर्स में भी डिपॉजिटर्स जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है ये दो तरीके की लोन्स प्रोवाइड करती है, एक है इंडिविजुअल लोन, दूसरा है ग्रुप लोन। जैसा कि हमने पहले कई बार डिस्कस किया है कि ग्रुप लोन में जॉइंट लायबिलिटी होती है, मतलब ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किसी एक मेंबर ने भी फेल कर दिया अमाउंट को रिटर्न करने में लोन लेके, तो पूरा ग्रुप लायबल बन जाता है फॉर दी लोन। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऐसे ग्रुप लोन्स को भी प्रोवाइड करती है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई नई ब्रांच को एस्टैब्लिश करना चाहती है तो इसके लिए प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दी RBI इज मैंडेटरी। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्लासिफाइड सेक्टर्स जो PSL दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं, उन्हें अपनी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की 75% की जो अमाउंट है वो एक्सटेंड करनी पड़ती है। क्या है डिटेल में समझेंगे। हमें पता है कि बैंक रन जैसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बैंक को कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। उसमें CRR आता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें SLR आता है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR में बैंक्स जो है वो इन्वेस्ट करती हैं। सिमिलरली CRR जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से उस रिजर्व में रखना पड़ता है। इन सब के बाद जो अमाउंट बचता है बैंक उसी को लोन में घुमाती है मार्केट से टू जनरेट रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे एक टर्म आया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC। ये क्या है? बैंक जो अमाउंट नॉन SLR बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है इसी को कहते हैं ANBC दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बेसिकली जो अमाउंट ये लोन में घुमाती है बाहर, इस अमाउंट का 75% जो है ये क्लासिफाइड सेक्टर्स में जाने चाहिए अंडर दी PSL बाई RBI। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब बैंक्स अगर सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए लोन देती हैं तो जो इंडिया में जो सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं यही सारे लोन लेके जाएंगे। इसी को रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया PSL का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब उन सेक्टर्स में स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के जो बैकबोन होते हैं इकोनॉमी का। उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आते हैं, एजुकेशन हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए लोगों को लोन मिले, इसी के लिए कुछ सेक्टर्स को अलग से क्लासिफाई करके रख दिया गया है और मैंडेटरी कर दिया जाता है कि बैंक्स को इन सेक्टर्स में एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ लोन तो देना ही पड़ेगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाहिर है ये
स्पेशली इन बैंक्स को बनाया गया है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। तो जाहिर है 75% जो है इन्हें सिर्फ PSL में ही डालना पड़ेगा, जो क्लासिफाइड सेक्टर्स हैं इन्हीं में। इंडिया में अगर हम PSL जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं अगर उनकी बात करें तो वो है बेसिकली 8 ब्रॉड सेक्टर्स, जिनमें है एग्रीकल्चर, MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये 8 सेक्टर्स जो है ये PSL में आता है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, सेविंग्स प्रमोट करना रूरल और सेमी अर्बन सेक्शंस में। इसके अलावा सप्लाई ऑफ क्रेडिट दैट इज लोन टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को सबसे पहले रेकमेंड किया था नचिकेत मोर कमिटी ने, नचिकेत मोर कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ने। ये इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ऑफ कोर्स ये स्मॉल होगा, स्टेट बैंक की तरह ये पूरे जगह पे ये अपनी प्रेजेंस इनकी नहीं रहती है। ये लार्ज लोन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा लोन ये एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये 50% जो इनका लोन है ये MSME को जाता है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। इनिशियली 3 साल के लिए 25% ऑफ द ब्रांचेस मस्ट बी इन दी रूरल एरियाज टू टैप दोज एरियाज। रूरल एरिया में 25% एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस होनी चाहिए पहले 3 साल में, ताकि ये रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके। ये NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हमने कई बार डिस्कस किया है, वो जो भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, तो ये सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं प्रोवाइड कर सकती बाय ओपनिंग अप अ सब्सिडियरी, अलाउड नहीं है। टारगेट कस्टमर्स डिस्कस्ड अर्लियर MSME, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। कोऑपरेटिव बैंक जो है दे कैन नॉट अप्लाई फॉर लाइसेंस ऑफ स्मॉल banks. Small finance banks are governed by the provisions of RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949 and other relevant statutes. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं व्हाट आर कमर्शियल बैंक, और तभी डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ये सोफिस्टिकेटेड जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इन्हें ये कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये होम लोन, पर्सनल लोन ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लार्ज लोन्स को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लार्ज लोन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। कितना डिपॉजिट ले सकते हैं इसके ऊपर कोई कैप नहीं रहता। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ ये इशू कर सकते हैं। इसके अलावा दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट मनी they collect in the form of deposits in open market also. It's important to note one more thing over here, that is small finance banks जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड को बोरो नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे शेड्यूल बैंक है ये बोरो कर सकते हैं RBI से। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये 100 करोड़ होनी चाहिए। क्या है मिनिमम पेड अप कैपिटल, हमने बार बार डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में, प्लीज उन्हें देखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोलने के लिए जो प्रमोटर हैं उन्हें मिनिमम जो इनिशियल उनकी कंट्रीब्यूशन है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग भी अलाउड है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स की जो FDI पॉलिसी है उसके तहत जो भी रूल्स हैं वही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी लागू होती है। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो भी कमर्शियल बैंक्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कमर्शियल बैंक्स फॉलो करते हैं उन्हें भी ये करनी होगी। 75% ऑफ द ANBC टू PSL ये हमने डिस्कस किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो लोन पोर्टफोलियो है इसे भी डिफाइन कर दिया गया है, मतलब ये टोटल जो लोन प्रोवाइड करती है 100% जो लोन प्रोवाइड करती है उस 100% में से 50% लोन ऐसा होना चाहिए कि वो 50% लोन का अमाउंट 25 लाख तक सीमित हो जाए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लार्ज लोन्स ना दे पाए, इसके लिए ये रूल बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने डिफरेंट एंटिटीज को लोन दे दिया और ये लोन अमाउंट पहुंच गया 25 लाख तक टोटल अमाउंट, तो ये 25 लाख जो है ये 50% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो इसका कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर और 25 लाख तक का वो दे पाएगा। मतलब मैक्सिमम रेंज जो है इसे बांध दिया गया है।
रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो हमने तो देखा ही कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं ये पब्लिक कंपनी के हिसाब से रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, ये सब तो हमने देखा है। इसके अलावा आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर ऑल्सो governed under Payments and Settlements Act 2007, Credit Information Companies Regulation Act 2005, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961, DICGC that is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961। हमें पता है कि इसके तहत अगर किसी कारण से बैंक फेलियर हो जाता है तो जो डिपॉजिटर हैं उन्हें पहले 1 लाख तक, अभी 5 लाख तक कर दिया गया है कि जितनो भी डिपॉजिट किया गया है वो मायने नहीं रखता, 5 लाख तक का उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एज डिस्कस्ड बिफोर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे सारी प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस लागू होती हैं, तो CRR SLR के लिए ये एलिजिबल है, एप्लीकेबल है इनके ऊपर। CRR SLR 75% भी डिस्कस किया गया है। 25% अनबैंक्ड एरियाज में इनके ब्रांचेस होनी चाहिए, ये भी डिस्कस किया है। FDI पे आते हैं। प्राइवेट बैंक्स के लिए जो FDI पॉलिसी लागू हुई है वही एप्लीकेबल है टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो। तो अगर एट प्रेजेंट प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, जिसमें 49% जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट और बाकी 49% जो है वो नॉर्मल ऑटोमेटिक जो रूट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में। सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी यही रूल एप्लीकेबल है। FDI और उसकी सारी क्या प्रोविजंस हैं, क्या होता है ऑटोमेटिक रूट, क्या है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। प्लीज़ उस सेशन को देखिएगा। उसमें कौन कौन सी सेक्टर्स में कितनी कितनी परसेंटेज FDI अलाउड है, कहाँ पे FDI अलाउड बिल्कुल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो काइंडली उस सेशन को आप देखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो FPIs जो हैं या इंडिविजुअल फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, ये 10% तक का टोटल पेड अप कैपिटल ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही अगर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो मैक्सिमम 24% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल को होल्ड कर सकते हैं। क्या है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स? वो इन्वेस्टर्स जो उन कंट्रीज में बिलोंग करते हैं जो FATF के साथ कंप्लायंट है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रूल्स को कंप्लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब पाकिस्तान का अगर कोई रेजिडेंट है तो वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है। वैसे तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स 24% तक का होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया एक रेजोल्यूशन बना के, स्पेशल रेजोल्यूशन बना के, तो इन दैट केस 24% से इसे रेज किया जा सकता है अप टू 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, यूनिवर्सल बैंक मतलब जो ऐसी बैंक जो सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है अंडर वन रूफ, उसमें होलसेल बैंकिंग हो सकता है, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सारी ही चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी स्पेसिफिक कुछ रूल्स होती हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा उनका प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड है, तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक अचानक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके लिए उन्हें, इस ट्रांजिशन के लिए उन्हें, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें उन्हें मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले RBI जो है वो लास्ट 5 ईयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है उस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसे इवैल्यूएट करेगा, और फिर उसके बाद कई सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए ही स्मॉल फाइनेंस बैंक जो वो ट्रांजिशन कर जाएगा इनटू यूनिवर्सल बैंक। इंडिया में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी ऑपरेशनल है उसमें आते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, सूर्योदय, उत्कर्ष, ये सारी कॉमन नेम्स हैं, ये आपको पता है, और यही सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। इस चार्ट में बहुत ही अच्छे से स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और कमर्शियल बैंक, इन तीनों का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस करेंगे, बाकी के जो पेमेंट्स बैंक और कमर्शियल बैंक है ये अब देख लीजिएगा। सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन प्रमोट कर सकता है? तो कोई ऐसा इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो इन फाइनेंस, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज,
माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या लोकल एरिया बैंक्स में 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है वही स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए प्रोपोजिशन डाल सकता है। प्रोमोटर्स शेयर की बात करें तो इनिशियली हमने डिस्कस किया 40% इन द स्टार्टिंग विच कैन बी ब्रॉट डाउन टू 26% इन द नेक्स्ट 12 years। कैपिटल रिक्वायर्ड मिनिमम 100 crores। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में CRR SLR को मीट करना मैंडेटरी है। कस्टमर रीच हमें पता है इसकी ब्रांचेस होती है और उसी के थ्रू कस्टमर्स को इसे ये पहुंचती है। अनबैंक्ड एरियाज में 25% ऑफ द ब्रांचेस इसकी होनी चाहिए। डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन पेमेंट्स बैंक एक्सेट्रा इनमें कैप लगी रहती है कि सेविंग्स ये अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा ये डिपॉजिट नहीं ले सकती डिमांड डिपॉजिट में, लेकिन ऐसा कोई कैप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केस में नहीं है। ये विदाउट एनी फिक्स्ड अपर लिमिट ये डिपॉजिट्स को ले सकती है इन सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में हमें पता है FD आते हैं, तो टाइम डिपॉजिट में भी ये एक्सेप्ट कर सकती है। FD RD ये सारे टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। पेमेंट्स बैंक ये नहीं कर सकते, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोन कैन ऑफर लोन पेमेंट्स बैंक नहीं कर सकते, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स can offer loan and but they have to extend 75% of their loans to priority sectors। रेमिटेंस सर्विसेज जो हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं। रेवेन्यू जो है ये रेवेन्यू कर सकते हैं बाय लेंडिंग मनी। डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ये इशू कर सकते हैं। और टारगेट कस्टमर्स जो होते हैं इसके ये MSME, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एट्सेट्रा। और शुरू से ही ये फुल्ली ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सारी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है दूसरे बैंक्स में यहाँ पे भी ये होता है। ब्रांचेस हमने डिस्कस किया फर्स्ट 3 years में 25 ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। और बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट्स, ये सारी ही थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को ये सेल कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, चंबल रिवर। कोटा बाईपास के पास चंबल रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रहा था और वो अभी कंप्लीटेड हो गया है रिसेंटली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखना चंबल रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू 3 इंडियन स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। Chambal, it forms a part of the Rajasthan Madhya Pradesh boundary. It's important to note. चंबल एक पेरेनियल रिवर है। मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से चंबल की शुरुआत होती है। एक टाउन है माओ टाउन, उसके साउथ में है, और विंध्य रेंज के भी साउथ स्लोप से शुरुआत होती है चंबल रिवर की। अराउंड 885 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये विंध्य रेंज से फ्लो करते हुए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और फिर ये यमुना रिवर की सेकेंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। यमुना रिवर हमें पता है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन टर्न। चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये मालवा रीजन में जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में आती है यहाँ से ड्रेन करते हुए जाती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की भी जिसका नाम है बानस। बानस जो नदी है ये बानस नदी यहाँ पे ये अराइज करती है अरावली रेंज से। राजस्थान के साउथ ईस्ट में जो रीजन है इसी को ड्रेन करती है बानस नदी और फिर ये 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस में जाके एंड करती है बानस। क्या क्या है वो, इसमें आते हैं चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध, पहुज, और इन 5 को पंचनद कहते हैं जो उत्तर प्रदेश के बरेली रीजन में है, भिंड और इटावा डिस्ट्रिक्ट्स के पास। चंबल के अगर हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें आती है काली सिंध, इसके अलावा आती है पार्वती रिवर, शिप्रा रिवर भी आती है, और ये सारी लेफ्ट बैंक में राइट बैंक में है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें चंबल की तो हमने पहले ही डिस्कस किया, बानस और मेज रिवर।
चंबल रिवर जो है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 डैम्स हैं, इम्पोर्टेंट डैम्स इंडिया के। सबसे ओल्डेस्ट डैम जो चंबल रिवर में है वो है गांधी सागर डैम। ये कंजरदा प्लेटू के एंट्रेंस में आता है। इसके अलावा एक और डैम है कोटा के पास, कोटा बैरेज, 1952 में इसे स्टार्ट किया गया। तीसरा डैम है जवाहर सागर डैम और चौथा जो है वो है राणा प्रताप सागर डैम। यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, कोटा, जवाहर, राणा प्रताप और ये है गांधी सागर इस डायरेक्शन में। और केओलादेव नेशनल पार्क जो है, इस पार्क को पानी मिलता है फ्रॉम दी चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, केओलादेव नेशनल पार्क। 1979 में नेशनल चंबल सैंक्चुरी को सेटअप किया गया था। इट इज़ अ प्लेस अभी जहाँ पे इको टूरिज्म इज प्रैक्टिस्ड। इसके अलावा चंबल में 2 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स हैं, मगर है, घड़ियाल है और 8 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं। इसके अलावा गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं, स्किमर्स हैं, ओटर्स हैं, ब्लैक बेलिड टर्न, सेरस क्रेन्स, ब्लैक नेकेड स्टोर्स, ये सारी जो डाइवर्स फौना है यहाँ पे मिलती है। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अभी दिख रहा है चंबल में। पहले काफ़ी पोल्यूशन फ्री था एंड ऑफ कोर्स इट विल एक्ट एज अ थ्रेट टू द इकोसिस्टम। अगली टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को अनाउंस किया। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जो यूथ है उन्हें एनकरेज करना ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करे फॉर 4 years। यूथ जो है सिलेक्ट होंगे इस स्कीम के अंदर, उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। दे विल गेट एन अट्रैक्टिव मंथली पैकेज। इसके अलावा अलाउंसेस भी रहेंगे। इसके अलावा इन्हें एक 1 टाइम सेवा निधि पैकेज भी प्रोवाइड करवाया जाएगा 4 साल के एंगेजमेंट के बाद इन आर्म्ड फोर्सेस। ये जो 1 टाइम सेवा निधि पैकेज है, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इस पे नहीं लागू होगा। अग्निपथ स्कीम जो है, इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आर्म्ड फोर्सेस। उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी पर मंथ और अलाउंस भी मिलेगा एज डिस्कस्ड बिफोर। लेकिन उन्हें ग्रेच्युइटी और पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख तक का ड्यूरिंग देयर सर्विस इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 25% अग्निवीर्स जो है, दे विल बी सिलेक्टेड इन आर्म्ड फोर्सेस एज रेगुलर कार्डर्स। मतलब 4 साल के बाद 25% जो अग्निवीर है उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि वो परमानेंटली रेगुलर कार्डर में ज्वाइन करें। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 17.5 साल से 21 साल की उम्र के जो यूथ है, दे विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन्स। इस स्कीम के अंदर इसी साल 46,000 अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जाएगा। अगली टॉपिक है सीरिया। रिसेंटली यूएस फोर्सेस ने नॉर्थ सीरिया से जिहादिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट के सीनियर लीडर को कैप्चर किया। सीरिया जो है ये वेस्ट एशिया में है और इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो टर्की के साथ लगती हैं, इराक के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है, लेबनान के साथ लगती है, इज़राइल के साथ लगती है यहाँ पे। और इसके अलावा कोस्ट लाइन जो है इसकी, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके साथ कोस्ट लाइन लगती है। तो मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट कोस्ट पे है सीरिया। सीरिया में डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल टर्कमैन, कर्ड्स, असायरियन, सीरियन अरब्स, अर्मेनियन, ग्रीक, मैंडियंस सारे ही हैं। अरब्स जो है लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। सीरिया के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उसमें आते हैं सुन्नी, अलावी, शियाइट्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, सलाफीज, इस्माइलीज, याजीदीज। लार्जेस्ट जो ग्रुप है रिलीजियस वो है सुन्नी मुस्लिम्स। सीरिया जो हिस्टोरिकली एक रीजन रहा है इनकम्पासिंग दी लेवेंटाइन रीजन्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। लेवांट इस बार आया था कि मेडिटेरेनियन सी के शोर्स में जो कंट्रीज आती हैं उसे लेवांट कहते हैं। मॉडर्न सीरिया जो है इट हैज़ लाइक
इट इंक्लूड्स रीजन्स ऑफ मेनी एंशियंट किंगडम्स एंड सिविलाइजेशंस। कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो कैपिटल है डामस्कस। सीरिया की एक और इम्पॉर्टेंट सिटी जो हमेशा न्यूज़ में रहती है वो है एलिपो। यहाँ पे ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है और सीरिया को अरबिक में अल शाम कहते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को मैप में देखना इम्पॉर्टेंट है सीरिया की। इडलिब यहाँ पे है, डामस्कस हमने बात किया, राक्का, एलेपो हमने देखा, अल सुवैदा, ये सारी जो जगह हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। हामा। The next topic is linking of credit cards with Unified Payments Interface Platform, that is UPI. Recently RBI ने प्रपोज किया है कि क्रेडिट कार्ड्स को UPI, that is Unified Payments Interface Platform के साथ लिंक किया जाएगा। एक प्रीवियस सेशन में हमने UPI के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है। जिन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर किया है डिटेल में प्रीवियस सेशन में, उसे यहाँ पे फिर से डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनी हाउ अभी एट प्रेजेंट UPI जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट बन चुका है इंडिया में। मोर देन 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं इसके और 5 लाख मर्चेंट्स UPI का यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए। एट प्रेजेंट जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, वो UPI के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बाय लिंकिंग देयर सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट्स विद द UPI, हमें पता है फ़ोन पे एंड ऑल। बट अभी RBI कह रही है कि क्रेडिट कार्ड को भी लिंक किया जाएगा विथ UPI प्लेटफॉर्म। इससे डिजिटल पेमेंट्स की जो स्कोप है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट आएगी और भी लोग डिजिटल पेमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बेनिफिट कई सारे मर्चेंट्स को भी होगा क्योंकि कई सारे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो मर्चेंट्स हैं दे डू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हम जो पेमेंट करने के लिए जब कार्ड को देते हैं और उस मशीन का यूज़ करते हैं शॉपिंग मॉल्स में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स अभी रूरल एरियाज़ या सेमी अर्बन एरियाज़ में नहीं है। तो यहाँ पे जब लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है उन्हें। जो फ़ोन पे, जो दैट इज़ UPI, ये सब अभी रूरल एरियाज़ में पहुँच चुके हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो हैं ये उतनी ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है वहाँ पे। और फ़ोन पे के साथ क्रेडिट कार्ड जो है ये अभी लिंक्ड नहीं है, इसीलिए जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं कर पाते इन। तो एक बार क्रेडिट कार्ड के साथ UPI लिंक हो जाए तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो चली जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब से जब क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ लिंक किया जाएगा तो इसमें क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होगा, MDR? तो इसके ऊपर अभी भी RBI ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है MDR, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट या ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट ये कुछ इस तरीके की चार्जेस और टैक्सेस होती हैं जो इसीलिए कटती है क्योंकि डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है इसे अवेल किया जा रहा है। इसमें बैंक चार्जेस आते हैं, बैंक जो है वो कस्टमर से चार्ज करते हैं, मर्चेंट्स से चार्ज करते हैं फॉर अलाउइंग पेमेंट्स टू बी मेड डिजिटली। सिमिलरली MDR जो है दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेसिंग चार्जेस दैट अ पेमेंट्स एग्रीगेटर हैज़ टू पे टू ऑनलाइन ऑन मोबाइल वॉलेट्स और टू बैंक्स फॉर देयर सर्विस। कई सारे पेमेंट्स एग्रीगेटर हैं, हमें पता है रेजर पे, ये वो, पेपॉल भी एग्जाम्पल है एक पेमेंट एग्रीगेटर का। तो ये जो एग्रीगेटर जो है ये कस्टमर्स के पास पेमेंट्स को और भी इजीली अवेल करवा पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो बैंक्स हैं वो इनसे चार्जेस लेते हैं। तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, मोबाइल वॉलेट भी हो सकता है, कोई भी मोड हो। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बेसिकली इट्स अ फी दैट अ मर्चेंट इज चार्ज बाय देयर इशूइंग बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है पेमेंट करने के लिए तो मर्चेंट जो है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन का यूज़ करते हैं, तो ये डिजिटली ये पेमेंट हो रही है। तो इसे अवेल करवाने के लिए मर्चेंट से जो है MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट
ये जो है चार्ज किया जाता है। एक्सेप्शन यहाँ पे एक है कि अभी जो सभी लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं इसमें एमडीआर दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है। और डेबिट कार्ड भी जब यूज़ हो रहा है तो उस टाइम पे भी जो एमडीआर है ट्रांजैक्शंस के दौरान वो रखी गई है 0.9% ऑफ द ट्रांजैक्शन। जितना अमाउंट होगा उसका 0.9% चला जाएगा एज एमडीआर। लेकिन रुपे डेबिट कार्ड जो है इसमें कोई एमडीआर नहीं लगता, 0 एमडीआर है यहाँ पे। और क्रेडिट कार्ड के केस में कोई कैप नहीं है एमडीआर पे। जब क्रेडिट कार्ड जो यूज़ हो रहा है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है वो कितना एमडीआर चार्ज करना चाहते हैं। अगली टॉपिक है पोलियो। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस जो है ये डिटेक्ट हुआ था इन दी सीवेज सैंपल्स फ्रॉम कोलकाता रिसेंटली। पोलियो जो है ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है विच बेसिकली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, लार्जली अफेक्ट्स। इट इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन और स्प्रेड होता है थ्रू फीकल ओरल रूट। अगर फूड कंटेमिनेट हो जाए, वाटर कंटेमिनेट हो जाए तो ये नर्वस सिस्टम को इन्वेड करता है और पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोलियो जो है हाईली कंटेजियस है क्योंकि अगर कोई पोलियो से पीड़ित है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सभी वैक्सीनेट हो जाए। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया फॉर दी वर्ल्ड वाइड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो और तभी शुरू हुआ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। वाइल्ड पोलियो वायरस जो पोलियो की सबसे कॉमन टाइप है, ये इसकी जो केसेस है ये डिक्रीज हो चुकी है बाई 99% सिंस 1988। इसके अलावा वाइल्ड पोलियो वायरस की भी 3 स्ट्रेन्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 जो है इसे इरेडिकेट कर दिया गया था बाई 1999 और टाइप 3 वाइल्ड पोलियो वायरस जो है इट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन फाउंड सिंस द लास्ट रिपोर्टेड केस इन नाइजीरिया 2012 में। 2012 में नाइजीरिया में हुआ था टाइप 3 का केस और तब से लेकर अभी तक और कोई दूसरा केस नहीं आया है, तो प्रॉबेबली दिस हैज ऑल्सो बीन इरेडिकेटेड। तो अभी दोनों स्ट्रेन्स को सर्टिफाई कर दिया गया है एज ग्लोबली इरेडिकेटेड। सिर्फ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 जो है ये अभी तक मौजूद है इन 2 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन 2 कंट्रीज में अभी भी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2014 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था खुद को एज अ पोलियो फ्री कंट्री। 3 साल तक 0 केसेस रहे और फिर इंडिया ने ये डिक्लेयर किया। लास्ट केस जो वाइल्ड पोलियो वायरस का इंडिया में देखा गया था वो 2011 में देखा गया था। और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IPV जो है ये वैक्सीन जो है ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। कोलकाता के सीवेज सैंपल्स में जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस मिले हैं अभी रिसेंटली उसके बारे में बात करते हैं। क्या है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस? इट्स बेसिकली अ स्ट्रेन ऑफ वीकेंड पोलियो वायरस। वीकेंड पोलियो वायरस जिसे इंक्लूड किया गया था वैक्सीन में सबसे पहले और धीरे धीरे वो चेंज हो गए ओवर टाइम और अभी अचानक से वो इट इज एक्टिंग लाइक अ वाइल्ड एंड नेचुरल ऑकरिंग वायरस। मतलब हमें पता है कि वैक्सीन जो है उसमें वीकेंड वायरस का यूज किया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यूनिटी को डेवलप करे और अगर रियल वायरस बॉडी में अटैक करता है तो उस टाइम पे ये जो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी वीकेंड वायरस के डालने के बाद वो इससे फाइट कर पाए। तो कोलकाता में जो सीवेज सैंपल में मिला है तो उसमें देखा गया है कि वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, वीकेंड ही है वायरस, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होते होते वाइल्ड में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। इन्हीं को कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अगली टॉपिक है रैमसे हंट सिंड्रोम। रिसेंटली पॉप स्टार जस्टिन बीबर जो है वो डायग्नोज हुए हैं विद अ कंडीशन कॉल्ड रैमसे हंट सिंड्रोम। इसमें उनका जो राइट साइड है फेस का वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है। क्या है रैमसे हंट सिंड्रोम? बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें वायरस वैरिसेला जोस्टर जो है वो अटैक करता है। इस वायरस की वजह से नर्व्स में इन्फ्लेमेशन आती है और फेशियल मूवमेंट्स में जो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली उसमें इन्फ्लेमेशन आती है। जब नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो वो प्रॉपरली
फंक्शन नहीं कर पाते हैं, लीडिंग टू टेम्पररी फेशियल पॉल्सी और पैरालिसिस। फेशियल मसल्स जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के जो फेशियल मसल्स है वो प्रॉपर सिग्नल्स उन्हें नहीं मिलता ब्रेन से कि हाउ टू फंक्शन प्रॉपरली। एज ए रिजल्ट उन्हें ये पैरालिसिस फेस करना पड़ता है। हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स है बॉडी के। रैमसे हंट सिंड्रोम की वजह से जो वायरस इस डिजीज में बॉडी को अटैक करता है वो 7th क्रेनियल नर्व को इम्पैक्ट करता है। 7th क्रेनियल नर्व जो है वो हमारी फेशियल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑफ कोर्स ये जो इन्फ्लेमेशन होता है बाय वैरिसेला जोस्टर वायरस, ये नर्व को पूरी तरीके से इनफेक्टिव बना देता है। यहाँ पे लिस्ट दी गई है जो हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है विच आर इन द बैक ऑफ आवर ब्रेन। ये नर्व्स जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देती हैं ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में, जैसे कि फेस, नेक, टॉर्सो। ये क्रेनियल नेव्स जो है यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर आवर टेस्ट, स्मेल, हम जो सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं सेंसेशंस, इसके लिए क्रेनियल नर्व्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इवन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू ब्लिंक आईज एंड मूव आवर टंग। तो 12 जो क्रेनियल नर्व्स की लिस्ट है यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। ओल फैक्ट्री हमें पता है स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्टिक नर्व विजुअल एक्टिविटी के लिए। ऑक्यूलो मोटर, ये आईलिड्स हम जो ओपन करते हैं, आई मूवमेंट करते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरल, ये सब के लिए। डाउनवर्ड और मीडियल आई मूवमेंट के लिए जो है वो है ट्रोक्लियर। फिर है ट्राइजेमिनल, ये फेशियल सेंसेशन, च्यूइंग मूवमेंट। एब्डक्शंस, ये आई मूवमेंट के लिए, लैटरल मूवमेंट। फेशियल 7th जो है मूवमेंट, 7th क्रेनियल नर्व। ऑडिटरी, हियरिंग बैलेंस। ग्लॉसोफैरिंजियल, ये टेस्ट के लिए, टंग। वेगस, ये इव्यूला और स्वॉलोइंग के लिए, एक्सेसरी, शोल्डर श्राउड। और हाइपोग्लॉसल जो क्रेनियल नर्व है ये टंग मूवमेंट के लिए, नंबर 12 क्रेनियल नर्व ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कमिंग बैक टू रैमसे हंट सिंड्रोम, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? पेनफुल रेड रैश, ब्लिस्टर्स ईयर के पास, फेशियल पैरालिसिस जैसे कि जस्टिन बीबर को हुआ है। इसके अलावा हियरिंग लॉस होता है और टिनिटस बोल के एक सिंड्रोम है, ये भी हो सकता है जिसमें रिंगिंग साउंड्स की फीलिंग होती रहती है कान में, वो हो सकती है। इनएबिलिटी टू क्लोज द आईज, ड्राइनेस फील होता है आंखों में। और ईयर ड्रम में एक रैश हो सकता है, ईयर कैनल में, ईयर लोब में। माउथ, टंग, हर जगह पे रैशेस। हियरिंग लॉस, वर्टिगो, स्पिनिंग, एक स्पिनिंग सेंसेशन होने लगता है। और फेस का एक साइड वीक फील होता है। फेस जो है वो ड्रूप करने लगता है वो। तो ये सारी ही सिम्टम्स होती हैं। इस वायरस को देखते हैं। वैरिसेला जोस्टर वायरस जो है ये हर्पिस वायरस ग्रुप में बिलोंग करती है और ये वो सेम वायरस है दैट कॉजेस चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स। वायरस जो है वो डॉर्मेंट रहती है बॉडी में, लेकिन अचानक से ये रीअवेकन हो जाती है और नर्व्स को अटैक करने लगती है। रीएक्टिवेट कैसे होती है? अगर इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो स्ट्रेस भी हो सकता है ट्रिगर, जिससे ये जो वायरस है ये बॉडी में रीएक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है, एज ए रिजल्ट ये वायरस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में टी सेल डिसफंक्शन होता है, तो इस टी सेल डिसफंक्शन की वजह से भी वैरिसेला जो वायरस है ये एक्टिवेट हो सकती है। टी सेल्स जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो डेवलप करती है फ्रॉम दी स्टेम सेल्स इन दी बोन मैरो। ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट एंड थाइमोसाइट। टी सेल्स जो है दे आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। में 2 तरीके की इम्यून सिस्टम्स होती हैं एंड दे इंक्लूड डायरेक्टली किलिंग इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स, एक्टिवेटिंग अदर इम्यून सेल्स, प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन्स एंड रेगुलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। रैमसे हंट सिंड्रोम को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स बाय एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स एंड फिजियोथेरेपी। इसके अलावा रैमसे हंट सिंड्रोम जो है ये कंटेजियस नहीं है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें इस सिंड्रोम की वजह से चिकन पॉक्स हो सकता है। तो ये एक है। और डिजीज़ जो है ये रिवर्सिबल है। 15 दिन के अंदर पेशेंट्स
क्योर हो जाएंगे अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए तो। अगली टॉपिक है थांग ता। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लोकल जो लोग हैं उन्होंने स्टेप लिया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स थांग ता। थांग ता जो है इसे ह्यो लांगलोन भी कहते हैं, मणिपुर का है ये। और मेतेई लैंग्वेज में ह्योन जो है इसका मीनिंग होता है वॉर और लैंगलोन का मीनिंग होता है नेट, नॉलेज या आर्ट। तो थांगता जो है इसके मतलब थांगता जो है ये ह्यू लांगलोंग जो है मार्शल आर्ट इसके में से एक कंपोनेंट है। ह्वेन लॉन्गलोंग के जो 2 कंपोनेंट्स है उसमें आती है थांगता और सरित सारत। थांगता जो है ये आर्म्ड कॉम्बैट है, सरित सारक में अनआर्म्ड फाइटिंग होती है। ह्वेन लॉन्गलोंग में जो प्राइमरी वेपन्स हैं वो है स्वॉर्ड, थांग और ता। ता स्टैंड्स फॉर स्पीयर। दूसरी जो वेपन्स है वो है शील्ड, एक्स एटसेट्रा। इंडिया की कुछ मार्शल आर्ट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कलरी पेट्टू। कलरी पेट्टू केरला का है और साउथ के कुछ और स्टेट्स में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली केरला का है। वेपन बेस्ड है। कलरी का मतलब होता है अरीना और पेट्टू का मतलब होता है टू फाइट, कॉम्बैट। इसमें स्टिक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, वेपनरी का यूज़ किया जाता है, फुटवर्क मूवमेंट होते हैं। और केरला का जो कथकली डांस फॉर्म है उसने इसके जो मूवमेंट्स उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। और कलरी पेट्टू जो है इट इज़ ओल्डर दैन चाइनीज मार्शल आर्ट्स। अगली है मल्ल युद्ध। ये भी कॉम्बैट रेसलिंग टाइप है, अनआर्म्ड है। 4 टाइप है, हनुमंती, जम्बूवंती, जारासंधी और भीमसेनी। हनुमंती जो है इसमें टेक्निकल सुपेरियरिटी रहती है। जाम्बूवंती में लॉकिंग किया जाता है बॉडी को होल्ड करके ओपोनेंट को। जारासंधी में लिम्स और जॉइंट्स को ब्रेक करके इसे परफॉर्म किया जाता है। और भीमसेनी में स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है। सीलाम्बम तमिलनाडु की है, ये वेपन बेस्ड है। इसमें वैरायटी ऑफ वेपन्स यूज होते हैं, मोस्टली सीलाम्बम होता है। सीलाम्बम एक ट्रेडिशनल पोल वेपन है। इसके कई सारी वेरिएंट्स हैं, स्टिक से लेके नाइफ इसके एंड में अटैच्ड रहती हैं। फुट मूवमेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है सिलाम्बम में। और मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेक, टाइगर, एलिफेंट, ईगल, इनको इमिटेट किया जाता है। कट्टू वरिसई ये सिलाम्बम की एक ऐसी वेरिएंट है जिसमें वेपन का यूज नहीं होता है। तमिलनाडु से सिलम्बम जो है मलेशिया तक अभी धीरे धीरे पहुंच गया है। गटका ये जो है ये पंजाब का है, वेपन बेस्ड है। 6 जो है यूजुअली इसे यूज करते हैं। गटका का मीनिंग होता है वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू रेस। स्टिक, स्वॉर्ड, किरपन, कतार ये सब वेपन्स जो है वो यूज की जाती हैं इसमें। अगली है मुष्टि युद्ध वाराणसी की, अनार्म्ड है। इसमें पंचेस, किक्स, नीज, एल्बो स्ट्राइक्स का यूज किया जाता है। फिर है लाठी, पंजाब और बंगाल में यूज होता है, वेपन बेस्ड है। स्टिक्स का यूज किया जाता है, विलेजेस में ज्यादा ये पॉपुलर है। ये यहाँ पे एक और हेडिंग होगा। मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र कोल्हापुर की है, ये भी वेपन बेस्ड है। मराठास ने इन्हें क्रिएट किया था, हिली रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है। सोर्ड का यूज होता है, रैपिड मूवमेंट होता है बॉडी का। परी खंडा बिहार, झारखंड और ओडिशा में होता है, वेपन बेस्ड है, राजपूत ने क्रिएट किया था। परी मतलब शील्ड और खंडा मतलब सोर्ड। छाऊ डांस का प्रेडेसेसर है परी खंडा। अगली है इनबुआ रेसलिंग, मिजोरम में होता है, अनआर्म्ड है। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किकिंग अलाउड नहीं है और सर्कल से बाहर जाना, नीज को बेंड करना ये सब अलाउड नहीं होता है। ओपोनेंट को लिफ्ट करके धीरे फिर उसके बाद उसको अटैक करना, ये इसमें इसका रूल होता है। तो ये टाइप की रेसलिंग है इनबुआ रेसलिंग मिजोरम की। कुट्टू वरिसई साउथ इंडिया, अनार्म्ड है। कुट्टू वरिसई हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वो एक टाइप है सिलाम्बम की। अगली है चेबी गड़गा, ये मणिपुर का है, वेपन बेस्ड है। सोर्ड और शील्ड का यूज किया जाता है इसमें और इसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल पावर से भी। सरित सारक ये मणिपुर की है, ये एक अनआर्म्ड टाइप है मार्शल आर्ट की। थोड़ा हिमाचल प्रदेश की, ये वेपन बेस्ड है जो महाभारत के टाइम से ओरिजिनेट हुई है, कहा जाता है इसे। आर्चरी स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है। थोड़ा जो है ये एक वुडन पीस होता है जो
एरो होता है, उसके एंड में, उसके हेड में ये वुड को फिक्स किया जाता है, राउंड पीस ऑफ वुड होता है थोड़ा। मुकना ये मणिपुर का है, अनार्म्ड है, ये रेसलिंग टाइप है। लकना फनब ये भी मणिपुर का है, अनार्म्ड है, रेसलिंग टाइप है। करसम्मू ये आंध्र प्रदेश का है, आर्म्ड टाइप ऑफ मार्शल आर्ट है, इसमें स्टिक फाइटिंग होती है बेसिकली। और एक और है काठी सम्मू, ये भी आंध्र प्रदेश का है, आर्म्ड टाइप है और इसमें स्वॉर्ड फाइटिंग होती है। तो जो मेजर जो मार्शल आर्ट्स है इंडिया के, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1, द पृथ्वी मिसाइल इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल बाय DRDO. It has a maximum warhead mounting capability of 500 kgs and a range of 1000 kilometers. Number 2, small finance banks let their depositors invest in current accounts and savings accounts, fixed deposits, commercial papers, refinancing, etc. Number 3, wild poliovirus type 1 affects 2 countries, Pakistan and Nigeria. Number 4, Ramsay-Hunt syndrome is the viral infection impacting the 7th cranial nerve that is involved in facial movements. Number 5, foot movements play a key role in Silambam, a form of martial art practiced in Karnataka. Number 6, National Dam Safety Authority resolves matters between state dam safety organization of states or between an state dam safety organization and any dam owner in that state. Number 7, Gandhi Sagar Dam is located on river Mahanadi. Number 8, Agniveers under Agnipath scheme will be paid on one-time Seva Nidhi package after the engagement of 4 years. It will be exempt from income tax. Number 9, currently UPI payments attract merchant discount rates while debit cards and RuPay debit cards attracts zero merchant discount rates. Number 10, small finance banks must have 50% of its branches set up in unbanked rural areas. With this, we come to an end of this discussion. Thank you.